नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे कैबिनेट की मंजूरी यूसीसी कितना जरूरी। तो कैबिनेट की मंजूरी यूसीसी कितना जरूरी। उत्तराखंड में पिछले 3 साल से समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर तैयारी चल रही है, जो निकाय चुनाव के बीच धरातल पर उतरने को तैयार है। कहीं न कहीं इससे उत्तराखंड की राजनीति भी गर्मा गई है। इसको लेकर तैयार मसौदा विधायी विभाग को भेज दिया गया है। उत्तराखंड सरकार निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर 20 जनवरी को कैबिनेट बैठक बुलाकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में से आज पास भी करा दिया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि कैबिनेट में यूसीसी पास होने के बाद अब 26 जनवरी को इसे लागू कर दिया जाएगा। भाजपा जहां यूसीसी को अपनी बड़ी उपलब्धि बताकर देश में सबसे पहले ऐसे कानून को लागू करने की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है और कांग्रेस का ये मानना है कि पिछले 3 साल से यूसीसी की रट लगा रही है। यूसीसी लागू होने से उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को क्या मिलेगा, और वैसे भी केंद्र सरकार इस कानून को देश भर में लागू करने वाली है, फिर राज्य सरकार के यूसीसी का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। दूसरी ओर भाजपा इसे उत्तराखंड का गौरव बता रही है। भाजपा का यह मानना है कि समान नागरिक संहिता सीएम पुष्कर सिंह धामी का विजन है। कहीं न कहीं इससे पूरे देश में संदेश आएगा। आज चर्चा इसी पर खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बने उत्तराखंड के लिए कहीं न कहीं ये गौरव की बात है कि यहाँ समान नागरिक संहिता कानून लागू होने जा रहा है। सूत्रों की माने तो आगामी 26 जनवरी को ये कानून प्रदेश में लागू हो जाएगा। यूसीसी लागू होने से सभी नागरिकों के लिए एक कानून बन जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या पंथ का हो। इसे भाजपा अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है। दूसरी ओर कांग्रेस यूसीसी को मात्र एक ढकोसला बता रही है। कांग्रेस का मानना है कि केंद्र सरकार पहले से ही ऐसा कानून तैयार कर चुकी है और पूरे देश में लागू करने की योजना पर काम कर रही है। ऐसे में उत्तराखंड के इस यूसीसी कानून कोई औचित्य नहीं रह जाता। उत्तराखंड की देवभूमि जनता के साथ हमारा वायदा था, हमारा संकल्प था कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे, तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई। यूसीसी का रूल का ड्राफ्ट कमेटी के भी मैं मेंबर रही हूँ। आदरणीय शत्रुघ्न सिंह जी जो हमारे पूर्व मुख्य सचिव हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी और एक्ट के हिसाब से रूल्स को जो ड्राफ्ट किया जाना था वो रूल को ड्राफ्ट किया गया और 18 अक्टूबर को ये माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा गया। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कभी भी जब रूल बनते हैं वो एक्ट की जो भावना होती है, ये एक्ट में जो प्रावधान किए होते हैं उसके बाहर आप रूल नहीं बना सकते, तो उसी के आधार पर रूल बनाए गए। हाँ, उसके स्ट्रक्चर में कभी ये हो सकता है कि हम एक बात को एक से अधिक बार कह रहे हैं और हमारे जो न्याय विभाग है या हमारा जो विधि है विभाग है, वहाँ ये महसूस किया गया हो कि जितना हैंडी बने, जितना उसमें रेपिटेशन ना हो, जितना उसका स्ट्रक्चर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, उतना ज़्यादा बेहतर होगा। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर भाजपा जहां उत्साहित है, वहीं कांग्रेस इसे बेवजह का कानून कह रही है। पुष्कर सिंह धामी सरकार इस कानून को तैयार करने में 3 साल से लगी है। इससे पहले राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इस कानून को लागू करने की बात कही जा रही थी। अब निकाय चुनाव के बीच यूसीसी लागू करने की घोषणा से राजनीति गर्मा गई है। इस सिविल कोड से प्रदेश की जनता को फायदा होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ये सिविल कोड चर्चाओं में है। देखो, ये गौरव उत्तराखंड को मिलने जा रहा है कि हम समान नागरिक संहिता लागू करने वाले हैं। ये आदरणीय पुष्कर धामी जी का विजन है, सोच है, समझ है कि भारत में एक नागरिक एक समान अधिकारों में रहे
तो ये संदेश हमारी देवभूमि से जा रहा है पूरे भारत में, और निश्चित तौर पर इसको भारत सरकार भी और भारत के अन्य राज्य भी इसको स्वीकार कर रहे हैं और सराहना कर रहे हैं कि ये उत्तराखंड से जो एक आवाज़ आई है और एक समान नागरिक संहिता जो लागू होने जा रही है बहुत शीघ्र ही, इसी महीने लगभग 26 जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि हम 26 जनवरी से इसको लागू करेंगे। पिछले 3 सालों से सरकार लगातार यूसीसी की रट लगा रही है, लेकिन यूसीसी अभी तक जनता के सामने तो आया नहीं है। और जनता जनार्दन वैसे भी पूछ रही है कि उत्तराखंड के बेरोजगारों को इस यूसीसी के बिल से कितना रोजगार मिलेगा, कितना बेटियों को सुरक्षा मिलेगी, कितना पलायन रुकेगा, कितने उद्योग पहाड़ चढ़ेंगे। सरकार इस पर तो कोई जवाब नहीं दे पा रही है। और जब भी जनता सरकार के भ्रष्टाचार पर सवाल पूछती है, जब भी सरकार की विफलताओं पर सवाल पूछती है, तो सरकार यूसीसी की रट लगाती है। उत्तराखंड क्रांति दल ने यूसीसी का जो कंप्लीट पैकेज है उसका विरोध कभी नहीं किया, लेकिन यूसीसी में जो कुछ प्रावधान थे उनको हमने, वो 3-4 बिंदु थे, उन पे हमने बार बार अपील की थी कि उनको बदल करके यूसीसी को तब लागू करना चाहिए। हालांकि बीजेपी का ये पहले से ही जुमला रहा है, उन्होंने हर इलेक्शन से पहले इसको जुमले के रूप में बोला कि यूसीसी लागू होगी, यूसीसी लागू होगी। यूसीसी करने से वो एक प्रकार से चुनाव में ध्रुवीकरण कर रहे हैं। कुल मिलाकर यूसीसी लागू करने के लिए उत्तराखंड शासन स्तर पर तैयारी पूरी हो गई है। तहत ही आज कैबिनेट की बैठक में इस मसौदे को पास भी कर दिया गया है, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग इस विशेष कैबिनेट बैठक के लिए अनुमति भी प्रदान की है। अब इस कानून को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसके बाद माना जा रहा है कि राज्य सरकार गणतंत्र दिवस पर ये कानून प्रदेश में लागू कर सकती है। इससे प्रदेश की जनता को फायदा होगा या नुकसान, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस सिविल कोड को लेकर राज्य की राजनीति निकाय चुनाव के बीच गर्म है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है। हमारे साथ में संजीव वर्मा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हमारे साथ में दीपक रावत जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। हमारे साथ में अरुण शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सभी मेहमानों का। और कुछ और मेहमान भी हमारे साथ में थोड़ी देर में जुड़ेंगे, इनके साथ भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप सभी का स्वागत है। शुरुआत संजीव वर्मा जी के साथ में करते हैं। संजीव जी, यूसीसी पूरे देश में आना है, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड में क्यों? यूकेडी एक आरोप लगाती है कि उत्तराखंड को आपने प्रयोगशाला बनाकर रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी बात ठीक है? गरिमा जी, देखिए, उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम की श्रेणी में आज हम इसको देखते हैं। कोई भी अच्छा काम होता है वो उसका आरंभ उत्तराखंड से होता है, तो मैं सोचता हूँ एक अच्छी परंपरा है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, जिनका विजन 2025 जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा और सर्वप्रथम राज्य होगा, और मैं सोचता हूँ इसी दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम बात करते हैं यूसीसी की, तो अभी 2022 का जिस समय चुनाव चल रहा था, तो हमने अपना जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया था, उसमें हमने जनता से वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम प्रथम कैबिनेट बैठक में यूसीसी का ड्राफ्ट लेकर आएंगे। हमने जनता से किए हुए अपने वायदे को अक्षरशः उसका पालन किया और जनता के वायदे पर हम लोग खरे उतरे, जिस बात के लिए जनता ने हमको मैंडेट भी दिया था। और ये जो यूसीसी है का जो ड्राफ्ट है, ये यूसीसी का ड्राफ्ट 2,31,000 लोगों के विचारों का समन्वय है। उनके जो सुझाव हैं, उनके जो विचार हैं, उनके अनुरूप हमने इसको उसमें शामिल किया है। और मैं सोचता हूँ, आप देखिएगा, जिस समय हम लोग सभी दलों से, सभी धार्मिक संस्थाओं से, आम जन से इस बात का आह्वान कर रहे थे कि आपके पास कोई सुझाव है, कोई आपके विचार हैं, तो यूसीसी के लिए आप दें। तो ऐसे समय पे कांग्रेस पार्टी ने इससे भागने का काम किया, इससे अपने आप को अलग करने का काम किया, और वो एक तरह से आइसोलेशन की
स्थिति में कांग्रेस पार्टी चली गई, क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। इनको दिखाई दिया कि यदि हम यूसीसी का पक्ष में बोल दें तो हमारा जो मुस्लिम वोट बैंक है वो हमसे छितर जाएगा, हमसे दूर भाग जाएगा। तो इस डर से इन्होंने यूसीसी के पक्ष में न तो पक्ष में बोला न विपक्ष में बोला, और एक तरह से आइसोलेशन की स्थिति में ये लोग लगातार रहे। और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने, जो दृढ़ सोच के धनी है, जो एक मजबूत इरादे के और मजबूत संकल्पों के धनी है, जो बोलते हैं वो करते हैं, उन्होंने अपना एक स्पष्ट मंतव्य यहाँ पर यूसीसी के रूप में यहाँ पर रखने का काम किया, लाने का काम किया। और आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारी कैबिनेट ने भी इसको मंजूर कर दिया है। और मैं सोचता हूँ संभवतः 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड को शायद एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिसका मैं सोचता हूँ प्रत्येक उत्तराखंडी को भी स्वागत करना चाहिए। और पूरा देश इसको इसके स्वागत के लिए शायद पलके बिछाए बैठा है। और जिस प्रकार से हम यदि कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी सबको एक समान न्याय मिले इसकी कभी समर्थक नहीं रही। ये शरीयत के समर्थक रहे, ये पत्थरबाजों के समर्थक रहे, ये जो अतिक्रमणकारी हैं उनके समर्थक रहे। ये जब मस्जिदों से मस्जिद घूम रहे हैं, मदरसा घूम रहे हैं और वहां पर ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दोगे तो सेफ रहोगे, तो इनकी मानसिकता को सहज जाना जा सकता है। ये तुष्टीकरण की राजनीति के चलते लगातार यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। जबकि आप देखें, उत्तराखंड न्याय की भूमि है, गोलू देवता जो न्याय के देवता हैं उनकी भूमि है। और उत्तराखंड में यदि हम समान नागरिक संहिता लागू करते हैं तो मैं सोचता हूँ उत्तराखंड का गौरव भी बढ़ता है। और उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां पर यूसीसी सबसे पहले लागू होगा। और तमाम प्रदेश भी मैं सोचता हूँ इसके बाद इसका अनुसरण करेंगे। और जिस प्रकार से यदि आप इसमें देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी जहां एक और ये लोग तुष्टीकरण की बात करते हैं, जब महिलाओं को समान न्याय देने की बात होती है तब ये उसका विरोध करने लग जाते हैं। जब हम 3 तलाक जैसी एक कुप्रथा का खात्मा करने का एक कानून बनाते हैं तो ये उसके विरोध में आकर खड़े हो जाते हैं। इन्होंने हमेशा से ही इस प्रकार की राजनीति करी है, जो सनातन के विरोध में और तुष्टीकरण की राजनीति। और जब समय समय पर ये लोग विभिन्न प्रकार के जुमले फेंकते आए हैं, कभी बोलते हैं गरीबी हटाओ, क्या गरीबी हट गई? 55 साल इनके पास सरकार रही लेकिन गरीबी तो नहीं हटा पाए। हाँ, गरीबों को जरूर इन्होंने हटाने का काम किया। उसके बाद इन्होंने हम दो हमारे दो का एक बड़ा नारा दिया था, क्या उसका अनुसरण कांग्रेस पार्टी कर पाई? बिल्कुल नहीं कर पाई। इन्होंने उसमें जो अत्याचार अन्याय हमारे समाज के साथ किया, सनातन के साथ किया, इन्होंने बहुत सारे ऐसे अविवाहित युवाओं को उस समय जो एक बहुत बड़ी तानाशाही इनकी चल रही थी, इन्होंने अविवाहितों की भी नसबंदी करने का काम किया। और एक और जहां हम दो हमारे दो का नारा सनातन के लिए था, वहां दूसरे धर्म के लिए 4 बीबी 44 बच्चे की इन्होंने खुली इजाजत दी। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस ने एक बड़ा घृणित और मैं सोचता हूँ अपमानजनक और शर्मनाक बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि जो अतिक्रमण का विरोध कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए हमको खड़े हो जाना चाहिए। तो आप किस दिशा में समाज को ले आना चाह रहे हैं? इस बात का जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। क्या आप यहाँ पे नक्सलवाद को दोबारा से पनपाना चाहते हैं, माओवाद को पनपाना चाहते हैं? एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट जो एक भावना उसको आप लोग पनपाना चाहते हैं। आप चाहते हैं तो क्या चाहते हैं? आप जब उत्तराखंड आगे बढ़ने की बात करता है तो आप यहाँ की अर्थव्यवस्था को डिरेल करने का काम करते हैं, उत्तराखंड को
बदनाम करने का काम करते हैं। जब हम चार धाम की बात करते हैं तो चार धाम के लिए आप हाईकोर्ट चले जाते हैं चार धाम की यात्रा को रोकने। तो कुल मिलाकर आप सनातन का विरोध में आप और भगवा के विरोध में आप जिस गहराई तक गिर सकते हैं उससे भी ज्यादा गिरने का आप लोग प्रयास करते हैं। और कुल मिला के आप तुष्टीकरण की राजनीति के चलते लगातार यूसीसी का विरोध करते हैं। लेकिन जनता आज भूरी भूरी प्रशंसा यूसीसी का भी कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो एक दृढ़ सोच का ये परिणाम है उसकी भी माननीय मुख्यमंत्री जी की भी तमाम प्रदेशवासी और देशवासी प्रशंसा कर रहे हैं। और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद भी करता हूं, उनकी प्रशंसा भी करता हूं कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में वो जिस तरह से लगातार काम कर रहे हैं और यूसीसी को देश भर में सबसे पहले लागू करवाने की दिशा में जिस प्रकार के उनके प्रयास हैं उनके लिए मैं उनको साधुवाद भी देता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं। दीपक रावत जी हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक जी, यूकेडी की ओर से भी बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो मुख्य रूप से विपक्ष में बैठी, वो भी लगातार सत्ता पक्ष पर यही आरोप लगा रही है कि यूसीसी को लेकर सरकार बार बार अचानक से दोबारा से बात करने लग जाती है। पहले होता है कि अभी बस लागू ही हो जाएगा, लेकिन अब तो अंतिम दौर में नजर आ रही है। यूकेडी को क्या लग रहा है, क्यों आखिर यूसीसी पर इतनी चर्चा सिर्फ उत्तराखंड में हो रही है? क्या कांग्रेस जो कह रही है कि जब पूरे देश में लाना है तो फिर उत्तराखंड में इसका इतना ज्यादा टैंट्रम क्यों? देखिए गरिमा जी, राजनीतिक रूप से जितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को यूसीसी के इस मुद्दे को हमेशा चुनाव के समय ही उठाने का उनको जितना लाभ मिलना था शायद उनको लाभ मिल गया है। जो थोड़ा बहुत लाभ बचा हुआ है वो अब इस निकाय चुनाव में, वो इस यूसीसी को चुनाव के समय जब पूरा प्रदेश जो है निकाय चुनाव में, नगर निगम चुनाव में व्यस्त है, यहाँ सब अपने तैयारी कर रहे हैं, जो बचे को चल लाभ उस यूसीसी से जो भारतीय जनता पार्टी पाना चाहती है शायद उसी के लिए उन्होंने अब ये चर्चा, मात्र 23 तारीख का चुनाव है और 2 दिन पूर्व हम इसमें चर्चा कर रहे हैं। पर गरिमा जी, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन रहा था, मुझे यहाँ पर नक्सलवाद भी खत्म होता हुआ दिख रहा है। मुझे समझ में नहीं आया कि उत्तराखंड में नक्सलवाद कब था, माओवादी उत्तराखंड में कब थे, ये मुझे समझ में नहीं आया। मेरी जानकारी में शायद ना रहा हो, शायद इनके कार्यकाल में कभी हो। माओवाद भी आ गया, नक्सलवाद भी आ गया, ट्रिपल तलाक भी आ गया, हिंदू मुस्लिम भी आ गया, तुष्टीकरण भी आ गया। यानी कि यूसीसी जब आ रहा है तो ये सारी की सारी समस्याएं का निदान होने वाला है। पर गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, क्या बेरोजगारों को रोजगार मिलने वाला है? क्या जो 9 पर्वतीय राज्य हैं उनमें जो महिलाओं के उत्पीड़न में सर्वश्रेष्ठ प्रथम बना हुआ है पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में है, क्या वो कम होने वाला है? कौन सी समस्या का समाधान होने वाला है? क्या परिसंपत्तियों का जो बंटवारा है वो यूसीसी से सॉल्व होने वाला है? कौन सी समस्या का समाधान होने वाला है? क्या यहाँ पर रोजगार की समस्या, बेरोजगारों को रोजगार मिलने वाला है? यूसीसी से क्या मिलने वाला है? कौन सी समस्या का यहाँ का समाधान होने वाला है? क्या यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो है पलायन की, क्या यूसीसी से पलायन रुकने वाला है? तो आप ये बताइए, इन्होंने बाकी सारी चीजें तो गिना दी, नक्सलवाद इनकी नजर में उत्तराखंड में कब था ये बता दें जनता के सामने। माओवादी कब यहाँ पर आए, कब 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 उन्होंने यहाँ पर राज्य में माओवाद फैलाया, इनके बारे में बता दें। लेकिन क्योंकि चर्चाओं में ये सारे विषय लाने हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने वो सारी चीजें गिना दी। लेकिन जो समस्याएं हैं, मूल समस्याएं हैं, वो एक बार भी इनके मुंह से नहीं निकला कि ये यूसीसी इस राज्य के लिए किस स्वरूप में, जिस स्वरूप में ये आने वाला है 26 तारीख को, किस स्वरूप में लाभदायक है। अब आ जाइए यूसीसी में। यूसीसी में यूकेडी का स्पष्ट था कि जो स्थायी निवासी की परिभाषा है, इस यूसीसी में वो क्या करना चाह रहे हैं। 1 साल में स्थायी कोई भी व्यक्ति आ जाएगा जिसके ऊपर लागू होगा। इसमें जो लिव इन रिलेशनशिप है गरिमा जी, उसको विधिक रूप देना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, जो कि अभी पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है। मतलब कि देवभूमि में लिव इन रिलेशन जैसे जो आजकल एक नई युवा पीढ़ी इस आकर्षित हो रही है, उसको मतलब विधि पूर्वक एक तरीके से उनको सत्यापित करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में करना चाह रही है। समाज में इसका क्या स्वरूप बनेगा, समाज में ये किस रूप में आएगा, समाज में इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये तो 26 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन
ये शर्मनाक है इस पर देवभूमि में कि आप एक कौन सी वो समस्या थी जिसके लिए आपने लिव इन रिलेशंस को सत्यापित करने के लिए विधिक रूप से उनको एक तरीके से सत्यापित करने के लिए यूसीसी में उनको प्रावधान किया हुआ है। ये बहुत सी सारी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं का निदान ना करते हुए जो राजनीतिक रूप से इनके लिए मुद्दे हैं, उन मुद्दों के लिए, उन मुद्दों की चर्चा करने के लिए ही इन्होंने अपना यूसीसी के इसके लाभ बताए। लेकिन जो राज्य के लिए है, राज्य के जिन समस्या से जूझ रहा है, जिन राज्यों की जनता जो है, जो अपेक्षा कर रही है भारतीय जनता पार्टी से, उनमें से एक भी मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने ये नहीं बताया कि यूसीसी 26 तारीख को जब लागू हो जाएगा तो उससे यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं, जो प्रदेश के बनने से पहले भी थी और लगातार अब तक चली आ रही है 24 वर्ष बीतने के बाद भी, उसका समाधान होगा। ठीक है, आपके पास में वापस लौटेंगे और मेहमानों के साथ भी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं यूसीसी को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। आशीष सैनी जी हैं हमारे साथ में, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। स्वागत सर आपका। आपके साथ में चर्चा की शुरुआत करेंगे। आशीष जी, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? यूसीसी अब लागू होने वाला है, क्या लग रहा है? उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर चर्चा आज से नहीं, सालों पहले से है और बड़ी प्राथमिकता के साथ बीजेपी ने यूसीसी पर बात शुरू की थी और हमेशा बीजेपी के एजेंडे में ही वो सबसे आगे दिखी, लेकिन लागू होते होते बहुत देर हो गई। अब निकाय से लग रहा है कि लागू हो जाएगी। यूसीसी को लेकर हमारी जो राय है पहले थी, आज यूसीसी एक बोगस कानून है जिससे कोई प्रभावित नहीं हो रहा। केवल एक फायदा हो रहा है या एक अंतर देखने को मिलेगा कि यदि कोई प्रेमी युगल है और वो एड वाइट है तो उसके रजिस्ट्रेशन का काम संजीव वर्मा जी हर पार्क में घूमकर, हर होटल की रिसेप्शन पर जाकर करने का काम करेंगे। तो ये काम भाजपा के लोगों को मिल जाएगा। जो मोरल पुलिसिंग का काम है ये लोग करना शुरू करेंगे और ये लोग तय करें, हर गली नुक्कड़ पर जाकर जो उनके रजिस्ट्रेशन का काम करेंगे। इसके अलावा इसमें केवल ये कानून मुस्लिम पुरुषों को एक से अधिक विवाह करने पर रोकता है। उत्तराखंड की जो आबादी है मुस्लिमों की, और उसमें केवल 11% लोग अभी तक है जो एक से अधिक विवाह करते हैं। तो केवल बहुत थोड़े से लोग हैं और वो नहीं करेंगे। उत्तराखंड राज्य में नहीं करेंगे क्योंकि बहुत से देशों में भी जो मुस्लिम देश हैं उन्होंने भी इसको धीरे धीरे प्रतिबंधित करने की सोच रहे हैं। लेकिन इस बात को रखने से पहले इन्हें जितना गंगा जमुना सतलुज तक जाना पड़ा, कहीं ये नक्सलियों में घुस गए, कहीं बोडो आतंकवादियों में घुस गए, कभी कहीं चले गए, लास्ट में घूम फिर कर इन्होंने कहा जी वो बहुत बढ़िया कानून आ रहा है। हमने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक विचारधारा का एक महत्वपूर्ण एजेंडा था, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड था शिक्षा के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड था चिकित्सा के, यूनिफॉर्म सिविल कोड समाज की समानता और जो अवसर की समानता के लिए था। आज वो सब तो गायब हो चुका है इस एजेंडे से भी और इनके खुद के एजेंडे से भी, और इस बिल से भी गायब है। इन्होंने कहीं पे यूनिफॉर्म की या एक समानता की बात नहीं की, इन्होंने कहीं वो बात नहीं की। केवल एक चीज, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इन्हें उत्तराखंड से बनाकर पूरे देश में इसको ड्राफ्ट के रूप में ले जाना है और उसको दिखाना है। ये केवल एक अपग्रेडेड मैरिज एक्ट है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। इसके लागू होने या ना होने का कम से कम मुझे मेरे व्यक्तिगत जीवन पे या मेरे आसपास रहने वाले लोगों के जीवन कोई असर नहीं पड़ने वाला। ना भला होगा ना बुरा होगा, कुछ होगा ही नहीं। ये कूड़े के ढेर में पड़ा रहेगा कानून। और कुछ मोरल पुलिसिंग करने वाले भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को जिन्हें कोई उनकी पार्टी में खास विशेष स्थान नहीं देता, उनकी बात को, सलाह को नहीं मानता है, तो वो सिर्फ वो इस काम को करेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं होने जा रहा। ये कोई बहुत गंभीर मामला नहीं है। मुझे भी नहीं लगता कि हमारे राज्य की मीडिया को इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी करनी चाहिए। लेकिन यदि आप चर्चा कर रहे हैं तो कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो हम इसमें एजुकेशन को भी लाएंगे, इसमें चिकित्सा को भी लाएंगे और इसमें समानता की वो बात करेंगे कि नागरिक को लगे कि सरकार उनके प्रति समान दृष्टिकोण से देख रही है। इस सरकार ने, मैं एक उदाहरण दूंगा अभी ताजा, एक चिट्ठी निकाली सभी जिलाधिकारियों के लिए कि जो भी सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे हो रखे हैं उस पर कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल स्पष्ट आदेश थे कि जो अवैध कब्जे हैं
उनको अतिक्रमण मुक्त कराइए। लेकिन इनकी सरकार ने केवल 2-4 मजारों को तोड़कर उस अतिक्रमण अभियान का वो कहते हैं कि हवन में डालकर सुहा कर दिया। और आज भी सरकारी संपत्तियों पर बहुत सारे अवैध कब्जे ऐसे हैं जो भाजपा के लोगों ने किए हुए हैं, बहुत सारी संस्थाओं ने किए हुए हैं, बहुत सारे व्यक्तियों ने किए हुए हैं। तो उस पर सरकारी जमीन जो आज भी कब्जे में है, उस पर अभी सरकार का कोई दृष्टिकोण नहीं है। इन्हें केवल एक जमीन जिहाद के नाम पर केवल कुछ मजारों को तोड़ना था, वो जो अवैध थी, जिसको कोई भी धर्म, विशेष रूप से मुस्लिम धर्म भी कोई तवज्जो नहीं देता था, उस पर इबारा को। इसलिए ये जो कानून है, ये ₹20 का जो कानून है, जो कूड़े का ढेर बनाया है, ये अपने पास रखे और एक चालान की कॉपी बनाकर रखे, साथ गली गली में जाकर रजिस्ट्रेशन करने का काम करें। और ये अभी इसी काम पे रहेंगे, क्योंकि अब ये उत्तराखंड के बेरोजगारों की बात तो कर नहीं पाएंगे कभी भी। उत्तराखंड के किसान माल्टा से लेकर तमाम फसलें उगाते हैं, उनका विपणन कैसे होगा उसकी बात तो करेंगे नहीं कभी भी। ये यहाँ के जड़ी बूटियों की बात नहीं करेंगे, टूरिस्टों को जो समस्याएं आ रही है उनके समाधान की बात नहीं करेंगे, वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना का कैसे भाजपाईकरण कर रखा है उसकी बात नहीं करेंगे। तो अब तो इनके पास एक चालान कापी रहेगी और उसी में रजिस्ट्रेशन करके घर घर घूमते रहेंगे, पूछते रहेंगे। और फिर वो पूछेंगे नौजवान लड़के लड़कियों से कि सर आपका ब्रेकअप तो नहीं हो गया कहीं, तो लाओ आपका नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देते हैं। तो ये सब काम करेंगे, करते रहे, कोई दिक्कत नहीं, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इस बकवास कानून को अपने गले में डालें, पूरे प्रदेश में घूमे, धक्के खाएं, हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, चलिए आपके पास में लौटेंगे और मेहमान हमारे साथ में है। हमारे साथ में अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी के न्यूज इंडिया पर। अरुण जी, उत्तराखंड में यूसीसी का मसौदा पास हो गया है, लेकिन यूसीसी पर राजनीति अभी भी उतनी तेजी के साथ में जारी है। विपक्ष का वही अपना पुराना राग है कि यूसीसी को लेकर कोई जरूरत नहीं है। पहले जब चर्चा होती थी तो ये होता था कि प्राथमिकता में सरकार की क्यों है। विपक्ष लगातार यूसीसी को लेकर समय के साथ अपने आरोप कह लें या मुद्दे कह लें बदलता रहा, लेकिन बात कहीं ना कहीं होती रही। पहले ये होता था कि प्राथमिकता में क्यों है, और भी तो है, उन पर काम कीजिए। उसके बाद फिर ये हुआ कि जरूरत क्या है, हालांकि सपोर्ट बराबर रहा। पहले ये भी कह रहे थे कि हमें यूसीसी से दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ चाहते हैं पहले बाकी की समस्याओं का हल हो। अब जब अपने अंतिम रूप में यूसीसी है, तब भी सवाल है सही कौन है। गरिमा, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुन रहा था। एक तरफ तो विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं जब सरकार सत्ता में आएगी। माफ कीजिएगा अरुण सर, आपको हम रोक रहे हैं यहाँ पर, माफी के साथ में। आपके पास में वापस लौटेंगे अरुण जी, आपको पूरा विस्तार से सुनेंगे। उससे पहले सीधा गोरखपुर दर्शकों को लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे गोरखपुर से। नागरिक है तो उसे सरकार चुनने के लिए अपना मताधिकार का उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता भारत के संविधान ने दी, और इसीलिए कृतज्ञ राष्ट्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक महामानव थे। व्यक्तिगत अपमान सहा, लेकिन राष्ट्र के विकास में अपने व्यक्तिगत राग द्वेष को उन्होंने कभी आड़े नहीं आने दिया, कभी नहीं आने दिया। उन्होंने भेदभाव को सहा, उसके अनुरूप जीवन यापन किया, लेकिन राष्ट्र के विकास में ये भावनाएं कभी आड़े ना आने पाए। इसके लिए सदैव सजग होकर के, सचेत होकर के वे कार्य करते रहे। दुनिया की उच्चतम डिग्री उन्होंने हासिल की, लॉ की, अर्थशास्त्र की, प्रशासनिक व्यवस्था की, लेकिन कभी भी उन्होंने राष्ट्र के स्वाभिमान को आंच नहीं आने दी। जो महामानव देश के लिए लड़ता रहा, व्यक्तिगत मान अपमान की चिंता से ऊपर उठ करके देश और समाज के लिए कार्य करता रहा, वंचित तबके को, गरीबों को, महिलाओं को न्याय मिले, इसके लिए कार्य करता रहा।
उस महामानव ने कभी अपनी व्यक्तिगत चिंता नहीं की। व्यक्तिगत मान अपमान की चिंता से ऊपर उठ करके और लगातार कार्य करता रहा। और यही कारण है कि हम सब उन्हें एक महामानव में मानते हैं। लोक कल्याण, राष्ट्र का कल्याण हो, यही उनका जीवन था। लेकिन उस महामानव को देश के अंदर आजादी के बाद बनी पहली सरकार ने जो सम्मान देना चाहिए था नहीं दिया। 1952 में बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी लगाई थी। उन्हें चुनाव में परास्त करवाने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1946 में संविधान सभा के सदस्य न बने, इसके लिए षड्यंत्र किए गए। उनकी क्षेत्र की जो सीट थी, जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे, नॉन मुस्लिम क्षेत्र थे, उन्हें विभाजन का हिस्सा बना दिया गया, जिससे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चुनाव न जीतने पाए। उन्नीस सौ 54 में उपचुनाव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने फिर से मुंबई से चुनाव लड़ने की कोशिश की। कांग्रेस ने उनके सहायक को तोड़ दिया और उसी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ लड़ने का काम किया, उन्हें परास्त करने का काम किया। यानी कोई भी ऐसा षड्यंत्र कांग्रेस ने नहीं छोड़ा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने के लिए। अपने नेताओं के बड़े बड़े स्मारक कांग्रेस ने बनाए, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक भी स्मारक नहीं बनने दिया। एक भी स्मारक नहीं बनने दिया। यहां तक कि मऊ मध्य प्रदेश में, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया था, मऊ छावनी, कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। कांग्रेस की सरकारें थी, नहीं बनने दिया। इंग्लैंड में रह करके, जिस भवन में रह करके उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की, उस भवन को कभी भी भारत सरकार खरीदे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक बने, कांग्रेस ने नहीं किया। दिल्ली में रह करके जिस भवन में उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली, उस भवन को स्मारक बनाने की मांग हो रही थी 1956 से ही। 9 अलीपुर मार्ग दिल्ली का नहीं बनने दिया कांग्रेस ने। गोरखपुर में संविधान गौरव अभियान में पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। अपनी चर्चा की ओर वापस से रुख कर लेते हैं। अरुण शर्मा जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। अरुण जी। गरिमा, मैं ये कह रहा था कि एक और तो कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। हाँ, बोल रहा हूँ। आ रही है आवाज? गरिमा, आवाज आ रही है? जी बोलिए सर, बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एक तरफ तो आशीष भाई इसका विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जब वो सरकार में आएंगे तो इसमें शिक्षा और कुछ अमेंडमेंट वो करेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सहमत भी है और असहमति मुद्दों से हो सकती है। निश्चित तौर पर हिंदुस्तान बनने के बाद बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट संविधान में हुए हैं जो बाद में जन सुविधा के हिसाब से और जनता की मांग के हिसाब से हुए हैं, लगातार हुए। देखिए, दूसरी चीज इसमें अभी आशीष भाई एक ऑफ द रिकॉर्ड मेरे से पूछ रहे थे कि जो लोग विवाहित हैं उनके रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है। तो मैं यही बता रहा था, 2010 के बाद जिनकी शादी हुई है उनको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, बाकी के लिए नहीं। एक और स्थिति आ रही है आजकल समाज में, और जो मुझे लगता है कि इस
जो यूसीसी कानून है उसका सबसे महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है कि बच्चे आजकल पढ़ाई लिखाई के बाद या पढ़ने के दौरान या उसके बाद जब नौकरी करते हैं तो वो घर से बहुत दूर चले जाते हैं। ऐसे में ये पता लगाना मुश्किल होता है कि बच्चे किसके साथ रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसको देखते हुए जो लिविंग रिलेशन वाला इसमें रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया कि अगर आप लिविंग रजिस्ट्रेशन रिलेशन में है तो भी रजिस्ट्रेशन कराना है, और अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है तो भी आपको उसको विधिवत कराना पड़ेगा पंजीकृत कि आप अलग हो गए। ये एक अच्छी चीज है। कोई नहीं है ब्रेकअप वाला, कोई ये आपका मेंशन नहीं है। मेरा अलग है, आपका नहीं मेंशन, आपने पढ़ाई नहीं है वो, मत अलग हो सकता है, तो बात अलग है। नहीं है ना सर। आशीष जी मैं नहीं बोला, मैंने धैर्यपूर्वक सुना। ब्रेकअप का कोई आशीष जी, अपनी बारे में आशीष जी, जब मौका मिला था पढ़ने का तब पढ़ा क्यों नहीं? ऐसा तो नहीं है, सभी दलों की बैठक हुई थी तब क्यों नहीं आपत्ति दर्ज कराई? अभी बीच में आप अरुण जी को पहले तो बोलने दीजिए। नहीं, वो है ही नहीं इसमें, वो लाइन ही नहीं है उसके अंदर जो ये बोल रहे हैं। दूसरी चीज ठीक है, चलिए अब अरुण जी को बोलने दीजिए। हाँ गरिमा, आज जो इसकी नियमावली पारित की गई है उससे पहले आज हमारी कुछ अधिकारियों से बात हो रही थी, उससे पहले वो जो नियमावली थी वो 400 पेज की। अब उस 400 पेज की नियमावली को घटाकर 92 पेज में किया गया। इसका मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी रही होंगी जो लगातार रिपीट हुई होंगी, उसको उन्होंने डाइल्यूट कर दिया, हटा दिया, डिलीट मार दिया, इसलिए कि वो कई चीजें अनावश्यक रूप से जब आदमी पढ़े तो उसे बोझ ना लगे। मुझे लगता है ये भी काम किया इस कमेटी ने। और कांग्रेस की तरफ से तो आज विरोध किया गया इस चीज का कि जब आचार संहिता लागू है तो उन्होंने कैबिनेट में ये पास क्यों किया। तो एक क्या होता है उसमें कि जब आचार संहिता लगती है तो कैबिनेट की ब्रीफिंग नहीं होती। हम लोग अपने सूत्रों से पता लगाते थे कि कैबिनेट में क्या क्या मामले पारित हुए और हम सूत्रों से ही छापते थे, कभी आधिकारिक रूप से नहीं छापा जाता था। तो आज ये सारी चीजें हुई है। मुझे लगता है लेट्स सी, देखिए अब एक चीज पारित हुई है, अब इंतजार करना चाहिए। और निश्चित तौर पर देखिए कोई भी कानून पारित होता है उसमें अमेंडमेंट करने के, संशोधन करने के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। जो अच्छी चीजें होती है वो ऐड की जाती है, जो जनता से ताल्लुक नहीं रखती चीजें वो धीरे धीरे हटा दी जाती है, किनारे कर दी जाती है, उनको विलोप कर दिया जाता है। ये सब चीजें इसमें हुई है। ये गरिमा। ठीक है सर, देखिए कई सारी चीजों को लेकर सर, हाँ ठीक है, आशीष जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। आशीष जी बताइए। देखिए मेरी जो जोशी जी के बात को लेकर आपत्ति थी वो उस प्रावधान को लेकर थी जिसका जिक्र कर रहे थे, वो उसमें है ही नहीं। दूसरी बात, 400 पेज का जो बता रहे हैं और उसको घटाकर 92 पेज का किया गया है। हो सकता है फॉन्ट छोटा किया गया हो, कोई बहुत इसमें मैं कह रहा हूँ 2 लाइन की तो बात है इसमें 400 पेज भी भरने के लिए बेकार पेस्ट किया है इन्होंने। 92 पेज ही बेकार है, एक अकेला पन्ना काफी है। केवल 2 चीजें हैं, मुस्लिम पुरुषों को एक से अधिक विवाह से रोकना, दूसरा लिव इन में शादी का निश्चय करना। इसके अलावा समान नागरिक संहिता में कोई भी चीज उपलब्ध है ही नहीं, पूरे पन्ने बढ़ा रखे हैं। नंबर 1 बात। दूसरी बात सर, आप जो बातें करते हैं वो इतनी हल्के स्तर की हैं। आपने इसमें कहा कि ब्रेकअप होने के बावजूद भी जब कोई, मैं एक ईमानदारी की बात करता हूँ, खासकर जब युवा किसी पुरुष किसी महिला के संपर्क, लड़की के संपर्क में आता है और सामान्य तौर पे जब वो सोचता है कि मैं इससे शादी करूंगा या इसके साथ जीवन बिताऊंगा, तो वो थोड़े दिन मिलता है, बात करता है, फिर उसके बाद अपने आकलन के आधार पर वो दोनों तय करते हैं कि हमें एक साथ रहना है या नहीं रहना है। थोड़ा बहुत फिर वो उनके विचार मिलते हैं नहीं मिलते। इस केवल इसे साधारण प्रक्रिया को आपने कानूनी बनाकर इतना गंभीर बना दिया कि आज अगर कोई ये कहे कि आज आपको लड़की, ठीक है, अब देखिए ठीक है, वो सारी बातें मुझे लगता है करने का समय निकल गया। आशीष जी, गरिमा जी बहुत गंभीर बात है, प्लीज, बहुत गंभीर बात है। हम सामान्य तौर पर जब रिश्ते करते हैं बच्चे बच्चियों के, तो हम उन्हें एक आध दिन अगर कहीं रेस्टोरेंट में भेजते हैं मिलने के लिए, जाओ मिल के आ जाओ, और वहां पे वर्मा जी चालान की कॉपी लेकर खड़े होंगे, तो देखिए कैसे रिश्तेदारी होगी। ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। ये केवल मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये एक बोगस कानून है, सरकार को नहीं लाना चाहिए, हम विरोध कर रहे हैं। और जोशी जी, मैंने कहा कि इस बोगस कानून में समान नागरिकता की जो बातें हैं हम ये कूड़ा कबाड़ निकालेंगे और अच्छे जो कानून जिनकी आवश्यकता है
शिक्षा और चिकित्सा में देने की। आप किसी भी बीमार व्यक्ति को समान जैसी चिकित्सा दीजिए, एक जैसी मशीन हर जगह उपलब्ध हो, एक जगह एक जैसा वेंटिलेटर उपलब्ध हो, एक जैसी टीचर और एक जैसी कुर्सी, एक जैसी ठीक है, मेज चलिए और एक देखिए जैसा बस्ता और ये किताबें। सारी बातें ये मुझे हम लगता है करने लेके का वक्त आएंगे। पहले था। अब जब 26 जनवरी पर लागू होने की भी बात हो रही है, तब सर इस सारी चीजों को लेकर चर्चा करने का मतलब नहीं है। अब देखिए, उम्मीद है कि 26 जनवरी तक क्या कुछ अंतिम निर्णय जो है वो लिया जाता है, वो देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको बताए थे। जहां निकाय से पहले अब यूसीसी पर लगता है कि अंतिम कदम उठाया जा सकता है और प्रदेश में से लागू किया जा सकता है। फिलहाल क्या कुछ निकलकर सामने आता है, 26 जनवरी तक इंतजार करना होगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश, गोल्डी मसाले। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।